मेरा नाम नकुल कुमार ढाली है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1989 की है। और मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, जिसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधम सिंह नगर। मेरे फादर नेम है गौरंग ढाली, मदर्स नेम इज मिसिस शोभा ढाली। मेरी अगर हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने एम कॉम, एम ए इन इकोनॉमिक्स और साथ ही बीएड भी किया हुआ है। और मेरा जो बीएड है सर, बीएड मैंने 2012 में कंप्लीट किया हुआ है। और बीएड करने के बाद मैंने एमए कंप्लीट किया था। अगर मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं ओवरऑल जो है बीएड के बाद 10 ईयर की जो है, बीएड के बाद प्रोफेशनल वे में टीचिंग शुरू किया था। दैट मीन प्रोफेशनल टीचिंग मेरी 10 ईयर्स की, उससे पहले ही मैंने लगभग 1-2 साल का बीएड से पहले टीचिंग किया हुआ है। और मेरे जो सब्जेक्ट है स्पेशली कमांड, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट। एट प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें, एट प्रेजेंट मैं एज ए पीजीटी इकोनॉमिक्स इन अ रेपुटेड सीबीएसई स्कूल जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं जो है अभी जुड़ा हुआ हूँ। और टीचिंग स्कूल के साथ साथ मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाता हूँ यूट्यूब में, और मेरे चैनल का नाम है द इकोनॉमिक्स गुरु। आप विजिट कर सकते हैं इसमें। और इसमें लगभग लगभग मेरे 36 के, दैट मीन्स 36,000 सब्सक्राइब है। और इसमें मेरा जो फीडबैक है स्टूडेंट्स का वो भी बहुत ही अच्छा आता है, जिसमें मैं अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि मैं एक्चुअली में अनअकैडमी को ज्वाइन क्यों करना चाहता हूँ। अनअकैडमी को ज्वाइन करने के पीछे मेरे इंपॉर्टेंट 4 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है कि अनअकैडमी इंडिया में एट ए करंट सिचुएशन में एक लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और जिसके साथ जुड़ना मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानूंगा। साथ ही साथ इसके साथ जुड़ने से एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी। दूसरी बात है, अनअकैडमिक से जुड़ने से मेरी स्किल और नॉलेज दोनों ही इनहेंस होगी, दैट मीन्स अपग्रेड होगी, मुझे नई नई जानकारियां मिल सकती हैं, और मैं एक नए विजन के साथ आगे बढ़ सकता हूं। और नेक्स्ट है कि मैं अपनी स्किल एंड अपने टैलेंट, अपने नॉलेज को अनअकैडमी से जुड़े हुए एक लार्ज नंबर, एक वाइड स्टूडेंट का जो रेंज है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ सकता हूं, जो कि मेरे लिए एक अच्छी जो है एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को अपने टैलेंट और अपने स्किल के थ्रू उनको इकोनॉमिक्स और अकाउंट के बारे में बता सकूं। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी के जो अप्रेंटिस प्रोग्राम है जिसमें मुझे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मैं किस तरह से, देखिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में दो मेन ब्रांच है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मुझे 2 महीने यानी कि अराउंड मुझे 100 आवर्स की क्लास लेनी है, तो उसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का ही इक्वल तरीके से बांट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं 1 मंथ यानी कि 50 आवर्स की क्लास करवाऊंगा, और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी 50 आवर्स यानी कि 1 मंथ का टाइम दूंगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों का सिलेबस एक्चुअली में होने क्या वाला है। अगर इनके सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है सर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या किया जाएगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ये टोटल हमारा 50 आवर्स का होने वाला है। अगर चैप्टर टू चैप्टर बात करें, सबसे पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस पहले चैप्टर को 6 घंटे में पूरा किया जाएगा, जिसमें हम हम इसको में कवर करेंगे मीनिंग्स, फीचर्स एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एंड इट्स कॉजेस, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी कॉजेस कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, क्योंकि हमारा ये जो अप्रेंटिस क्लास रहेगा इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस टॉपिक्स होंगे उसको हम कवर करेंगे 6 घंटे में। नेक्स्ट हम चैप्टर आते हैं सेकंड चैप्टर, जो बहुत ही लंबा चैप्टर है, और इसके लिए हमें 10 आवर्स की जरूरत होगी, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में 10 आवर्स की क्लास चलेगी, जिसमें कवर किया जाएगा हु इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के मीनिंग, इसके फीचर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि यूटिलिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इसका इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है डिमांड। डिमांड से रिलेटेड दो मेन टॉपिक है, एक है डिमांड, दूसरा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे रिलेटेड जो सारे टॉपिक है कि मीनिंग, शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिमांड्स, चेंज इन डिमांड्स, लॉ ऑफ डिमांड,
साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग, टाइप्स और इसके कैलकुलेशन विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर भी सेकंड चैप्टर की थोड़ा लंबा है, जिसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। यहाँ पर जो है इस चैप्टर को 10 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसका नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड और कॉस्ट रिलेटेड। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ाया जाएगा व्हाट इज प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़ाया जाता है, टीपी, एपी एंड एमपी। अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन, इसके दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों को कवर करेंगे। और उसके अलावा आता है लॉ में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल एंड लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। एग्जाम में एक्चुअली में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो डीपली इन दोनों की भी स्टडी होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसको 12 आवर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें डीपली पढ़नी पड़ेगी। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड इसके कंडीशन के बारे में, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई की मीनिंग, सप्लाई का सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई फंक्शन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। इसके अलावा हमें पढ़ना है प्राइस क्लासिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, इसके टाइप्स और मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 को देना होगा 6 आवर्स, जिसका नेम है मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरह से तय किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हो गया मार्केट क्या होता है, मार्केट के टाइप्स, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन क्या होता है, इसकी मीनिंग और इसके मेन फीचर जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल क्या होता है, इसके डिटर्मिनेशन विद डायग्राम एंड विद टेबल, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, इसके लिए हमें यहाँ पर 6 और देंगे, जहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। इसकी मीनिंग एंड विद फीचर्स ये पढ़ा जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सेम हमारा वही रहेगा, 50 आवर्स का, एक 1 मंथ का, जिसमें पहला चैप्टर को कवर करेंगे 6 आवर में। पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, फीचर्स, स्कोप एंड डिफरेंस एंड बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और दूसरा टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गुड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के टाइप, साथ ही साथ हम पढ़ना है डेप्रिसिएशन के बारे में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंटरसेक्टरल फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद मीनिंग एंड डायग्राम। डायग्राम जरूर पढ़ेंगे, कि डायग्राम इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर नेशनल इनकम, और हम सबको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम देंगे 12 आवर्स। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम की मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में, और साथ ही साथ नेशनल इनकम के बेसिक एग्रीगेट, जहां पर हम, आपको पता ही है इसमें क्या होता है, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी और एनएनपी, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके फार्मूलाज प्लस इसके कैलकुलेशन के मेथड्स। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के कौन कौन से मेथड है, जिसमें पढ़ना है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, और इसके साथ साथ हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो करेंगे ही, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किस तरीके से नेशनल इनकम को सॉल्व किया जाता है विद एग्जांपल और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 को हम देंगे 10 आवर्स, और चैप्टर नंबर 3 में काफी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट को कवर करना होगा, जिसमें पार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, मनी की मीनिंग, डेफिनेशन, इवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी कितने तरीके के होते हैं, मनी का इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और मनी सप्लाई क्या होता है। इसके बाद आएंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, दैट इज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की मीनिंग, फंक्शंस एंड कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। एंड लास्ट इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक की मीनिंग, फंक्शंस, क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड एग्जाम में, कम से कम बोर्ड एग्जाम की बात करें कि सीबीएसई के क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, इफेक्टिव डिमांड किसे बोलते हैं, साथ ही साथ पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन क्या है,
सेविंग फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, शॉर्ट रन इकोनॉमी आउटपुट क्या होता है, ये किस तरह से डिटर्मिनेट होता है, साथ ही साथ एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड क्या होता है, और इसको करेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 गवर्नमेंट बजट को, और जिसके लिए हमें देना है ओनली 4 आवर्स, क्योंकि छोटा चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली में, ये पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और इसमें है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट और इसके ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ बजट, बजट डिफिसिट क्या होता है और बजट डिफिसिट के कितने टाइप्स होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे एक्चुअली में फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और इंडिया की फिस्कल पॉलिसी किस तरह से वर्क करती है। और एट लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में आते हैं ओपन इकोनॉमी, जिसको हम कवर करेंगे 6 आवर्स में। और इसमें हमें पढ़ना है ओपन इकोनॉमी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 1 फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न और पार्ट 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न में हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओपन मार्केट में किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है एक्सचेंज रेट का, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कवर हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम लास्ट टॉपिक में हमारे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको शॉर्टकट में बीओपी भी कहते हैं। क्या होता है बीओपी, बीओपी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता है और हमारा पूरा कोर्स भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो इतना सब पढ़, इसको हम सब 100 घंटे में निपटाएंगे, यानी कि 2 महीने में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जब 2 महीने की बात होती है तो कॉन्सेप्ट को पूरा करने की शुरुआत हम आज से ही करते हैं, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कौन सा, डिमांड। डिमांड क्या होता है, डिमांड की अगर बात करें, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। देखिए एक टाइम होता है, एक टाइम पर जितने भी कंज्यूमर होते हैं, कौन होते हैं, जितने भी कंज्यूमर होते हैं हमारे, तो वो कंज्यूमर जितने भी गुड्स उनकी जरूरत की होती है, वो जो भी गुड्स परचेज करना चाहते हैं एट ए फिक्स प्राइस, क्योंकि हर कमोडिटी की एक फिक्स प्राइस होती है, उस प्राइस पर जो भी कमोडिटी परचेज करना चाहते हैं, तो उस परचेज की, चाहे वो परचेज करना चाहता हो या फिर उसकी जरूरत हो, तो अगर वो पैसा खर्च करता है कि मनी खर्च करने के लिए तैयार होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कैसे समझिए कि हम जो कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं कहाँ पर, एक शॉप में, ठीक है ना, शॉप में शॉपकीपर को बोलते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, 10 रुपीज का क्या चाहिए, 10 रुपीज की बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो हम उसको बिस्किट का पैकेट हमें चाहिए, हम बदले में उसको 10 रुपए देते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी डिमांड। क्यों, क्योंकि बिस्किट की पैकेट की हमें जरूरत है और उसके लिए हम 10 रुपए चुकाने के लिए तैयार है, तो ये होगी हमारी डिमांड। तो डिमांड के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली में ये जो डिमांड है, उस डिमांड एक्चुअली बनता क्या है, एक्चुअली में सबसे पहले लोगों की क्या होती है, डिजायर, लोगों की जरूरतें होती हैं, और लोगों की जरूरतें बाद में ये जो डिजायर होती है, और ये डिजायर होती है अनलिमिटेड, क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होती है, नो एंड डिजायर। जैसे मान लीजिए आज आपको मोबाइल की जरूरत है, ये आपकी इच्छा है, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अच्छा एक बड़ा सा घर चाहिए, गार्डन चाहिए, घूमना फिरना, ये हमारी क्या है, डिजायर है, इच्छाएं हैं, और इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। और इन इच्छाओं को, जो भी इच्छाएं होती हैं, इन इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जिसको जिसके लिए हमारे पास, इन डिजायर में से कुछ डिजायर ऐसी होती हैं जिसके लिए हमारे पास क्या होती है, इनफ रिसोर्स होता है। क्या होता है, इनफ मीन्स होता है, मीन्स मतलब रिसोर्स, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं हमारे पास इनफ मनी होता है, जैसे हम इन डिजायर को क्या कर सके, पूरा कर सकते। तो जब हमारे पास इस डिजायर को पूरा करने के लिए इनफ मनी होता है, तो उसको बोलते हैं बांड्स। बांड्स को हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं आवश्यकताएं। ठीक है, आवश्यकता है, लेकिन ये आवश्यकताएं हैं हमारी, जरूरत है हमारी, जरूरत कभी भी कोई चीज, मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, और सैलरी से आप क्या करेंगे, खाना पीना ही कर सकेंगे। 20,000 सैलरी में आपकी इच्छा है तो यार कभी कार खरीदेंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ के 1 लाख रुपए होगी। अब जैसी आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी ना, तो वैसे ही आपकी जो डिजायर है, इच्छा है, जैसे बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, अब वो आपकी जरूरत बन जाएगी। क्यों, उसको पूरा करने के लिए आपके पास इनफ क्या है, मनी है, पैसा है। अब क्या होता है ना, जैसे ही उन पैसे को आप क्या करना चाहते हैं, खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही वो हमारी डिमांड बन जाती है। क्यों, क्योंकि हम अब अपनी मनी को क्या करना चाहते हैं,
एक्सपेंस करना चाहते हैं, हम अपनी जरूरतों के क्या करना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। वी हैव टू फुलफिल आवर वांट्स। जैसे हम अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए अपने मीन्स को, अपने पैसे को खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। अगर हम टाइप्स की डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के जो है डिमांड होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, इनके बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल यूनिट इज टर्म एज एन इंडिविजुअल डिमांड। जब भी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए डिमांड होती है ना, एक आदमी की डिमांड जिसको बोलते हैं, मार्केट में एक कंज्यूमर की है, उस पार्टिकुलर कंज्यूमर की जो भी डिमांड होती है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा जो है, शर्मा का घर जो है, शर्मा मिस्टर शर्मा का हाउस होल्ड मतलब मिल्क जो है 44 रुपीज पर लीटर के हिसाब से 50 लीटर पर मंथ की जो है मिल्क जो है यूज करता है, कि वो उसकी डिमांड है। किसकी डिमांड, केवल शर्मा की डिमांड है कि उसके घर में 44, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का होना जरूरी है, डिमांड हमेशा प्राइस पर डिपेंड करता है कि 44 रुपीज मिल्क पर लीटर मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग पर मंथ उसके घर में 50 लीटर मिल्क की जरूरत होती है। तो ये तो इंडिविजुअल डिमांड हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं, केवल शर्मा जी की बात कर रहे हैं, एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड का मतलब इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वो टोटल क्वांटिटी होती है डेट ऑल इट्स बायर विलिंग टू परचेज। तो उसके जितने भी बायर्स होते हैं, यानी कि जितने भी कंज्यूमर होते हैं, जैसे शर्मा जी हो गए, वर्मा जी हो गए, गुप्ता जी हो गए, मार्केट में अरोड़ा जी हो गए, ठीक है ना, ये सब लोग मिलके, जितने भी कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो सब लोग मिलके जितने भी उस कमोडिटी की डिमांड करते हैं, यानी कि उसकी जरूरत को वो फुलफिल करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। मान लीजिए यहाँ पर शर्मा जी है और मार्केट में अब 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों की डिमांड को टोटल करते हैं, तब जाके इन तीनों का टोटल जो क्या होता है, मार्केट डिमांड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि डिमांड ऑफ ऑल द हाउस होल्ड ऑफ मिल्क, सभी हाउस होल्ड जितने भी मार्केट में जितने भी घर है, सभी लोग मिलके 44 रुपीज की प्राइस पे जो है 20,000 लीटर पर मंथ की डिमांड करते हैं। तो ये 22,000 की डिमांड जो होती है क्या होती है, मार्केट। जबकि 50 लीटर जो एक ही घर का है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है तो अपने फीडबैक जरूर, आपकी फीडबैक की जरूरत है कि आपका फीडबैक पॉजिटिव में होना चाहिए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक्चुअली में अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। एक ऐसा टेबल होता है, एक ऐसा टेबल होता है जहां पर हम प्राइस को साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ डिमांड को शो करते हैं। मान लो अगर 10 रुपए की प्राइस है तो 5 क्वांटिटी परचेज किया गया, और प्राइस बढ़ के अगर 12 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड होगी 4। तो इस तरह का जो टेबल बन के तैयार होता है, जब प्राइस और उसकी डिमांड की क्वांटिटी बताई जाती है, तो उसको डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। अगर डिमांड शेड्यूल के अगर टाइप्स की बात करते हैं हम, तो इसके भी दो टाइप होते हैं। एक, क्योंकि डिमांड हमारी टू टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। तो उस मार्केट डिमांड को जब हम शेड्यूल में शो करेंगे तो यहाँ पर डिमांड शेड्यूल भी टू टाइप्स की बन जाती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इनको भी हमें थोड़ा सा डिटेल से समझ लेना है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सबसे पहले हम नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट refers to the demand schedule of an individual buyer. It shows different quantities of commodity with an individual buyer can buy at a different price of level. एक individual buyer, एक अकेला आदमी,
उसकी वो जब किसी भी कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे जो भी डिमांड करता है, जो भी क्वांटिटी की डिमांड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और कुछ ये इस तरह से बनता है, जैसे एक तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस है और उस प्राइस पे होने वाली क्वांटिटी है। जब प्राइस हमारा 5 है तो क्वांटिटी डिमांड कीजिए 4 यूनिट, एक यूनिट में है, ठीक है ना, ये किसमें है, यूनिट में है। जब प्राइस 4 है तो डिमांड किया जा रहा है 8 यूनिट की। यानी कि जैसे जैसे प्राइस हमारा क्या हो जाता है, माइनस होता जाता है, घटता चला जाता है, वैसे ही हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जो कंज्यूमर होता है वो सस्ते रेट पे ज्यादा सामान खरीदता है, जैसे ही महंगा हो जाता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अलग अलग प्राइस लेवल पे जो अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाती है, तो उसको शो करने वाला जो टेबल बन गया, इसी टेबल को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, फर्स्ट वन। सेकंड की अगर बात करते हैं, सेकंड हमारा क्या है डिमांड शेड्यूल में, दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही, जैसे मार्केट में यहाँ पर 3 कंज्यूमर है, ए है, बी है, सी है। तो तीनों लोग मिलके जितने भी डिमांड करेंगे, इनका टोटल जो होता है, उस टोटल को हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब जब टोटल डिमांड को जब किसी शेड्यूल की तरह शो किया जाएगा, उसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसमें पूरे मार्केट के अवेलेबल सभी कस्टमर के, सभी कंज्यूमर के डिमांड को शो किया जाता है एट डिफरेंट क्वांटिटी एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। एग्जाम्पल का समझिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर एक तरफ है प्राइस। प्राइस क्या है, डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है ना, प्राइस डाउन हो रहा है। तो डिमांड ए की कितनी है, डिमांड बी, मान लेते हैं इस टाइम मार्केट में दो ही कंज्यूमर है, एक है ए और एक बी है। तो ए 4 रुपीज में, 5 रुपीज में 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। फिर धीरे धीरे से प्राइस जैसे माइनस जा रहा है, डिमांड इसकी बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ बी भी जैसे जैसे प्राइस घटती चली जा रही है, इसकी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। देन हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, 4+2, 8+4, 12+6 और 16+8। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। तो ये जो क्वांटिटी हमारी है, इसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड, दैट इज सम टोटल ऑल द डिमांड ऑफ द ए एंड बी, इन दोनों का टोटल होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व के बारे में। कर्व क्या होता है, एक्चुअली कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना। तो डिमांड कर्व हो गया, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो भी डिमांड शेड्यूल होता है, उस डिमांड शेड्यूल को जब एक कर्व के थ्रू लाइक दिस, इस तरह से कर्व के थ्रू हम शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। जहां पर एक तरफ प्राइस को शो किया जाता है और एक तरफ क्वांटिटी को शो किया जाता है। अब क्योंकि हमारे पास डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, तो डिमांड कर्व भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। वो क्या क्या होता है वो समझिए, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। तो इसमें इन दोनों को भी हमें समझना है। कि पहला समझ लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। इट शोज डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय person at different price at a point of time. We can say it is a graphical presentation of an individual curve। एक इंडिविजुअल की यानी कि एक आदमी की जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड होती है, जब उसको एक कर्व के थ्रू शो किया जाता है, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। लाइक दिस, देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ये जो हम देखे हैं पर्पल कलर में, ये हमारा डिमांड कर्व होगा। क्योंकि केवल यहाँ पर एक ही कमोडिटी को, एक ही कस्टमर की बात करते हैं। और ये यहाँ पर शो किया जाता है, ये वाला पॉइंट पे हम शो करते हैं प्राइस, और नीचे हम शो करते हैं, यहाँ पर शो किया जाता है क्या चीज, क्वांटिटी। और ये हो गया जब प्राइस हमारा यहाँ पर है तो क्वांटिटी कितनी शो हो रही है ये। अब प्राइस बढ़ के हमारा कम हो गया, कितना हो गया, P1 हो गया। देखिए प्राइस कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट इज हो गया Q2। तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को शो करने वाला जो कर्व होता है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दूसरी तरफ होता है मार्केट डिमांड कर्व। It shows demand for a commodity made by all the persons in the market at different prices at a point of time, or we can say it is a graphical presentation of a market demand curve। मार्केट में जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, उन सब की टोटल डिमांड जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे होता है,
उसको शो करने वाले कर्व को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं, या यूं कहें मार्केट जो होता है टेबल को, यानी कि मार्केट शेड्यूल को शो करने वाले कर्व को ही मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जुड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा, ये जो कर्व होता है ना, थोड़ा सा फ्लैट टाइप के होता है, लाइक दिस। यहाँ पर प्राइस है और ये होगी इसकी क्वांटिटी। जब प्राइस कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड कर्व, ये हो गया इंडिविजुअल और ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड का जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। आने वाले दिनों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपके पॉजिटिव फीडबैक का इंतजार रहेगा, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास आपको कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपके कंप्लीट फीडबैक की मुझे जरूरत है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।